हेलो दोस्तों, ज्ञानवार यूट्यूब हिंदी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्राइम की इस दुनिया में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पुलिस पे अक्सर उंगलियां उठती रहती हैं। अक्सर जब कोई हाई प्रोफाइल केस आता है या कोई पॉलिटिक्स या कोई रैली या फिर कोई इलेक्शन का टाइम आता है, तो हमेशा देखा गया है कि पुलिस अपना काम छोड़कर हाई प्रोफाइल केसेस में लग जाती हैं या फिर पॉलिटिशियंस के पीछे लग जाती हैं, इलेक्शंस में लग जाती हैं। तो कुछ इस तरह का ही केस है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये केस है आगरा का, आगरा के 9 साल के बच्चे कुलदीप का। कुलदीप के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। कुलदीप 23 जनवरी 2022 को, जब लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल था, कुछ बच्चों के साथ अपने आंगन में खेल रहा था और कुछ देर बाद जब सारे बच्चे अपने खेल के अपने घर चले जाते हैं तो कुलदीप घर नहीं जाता है। दिन बीत जाता है, रात बीत जाती है, माँ बाप रात हो जाती है, माँ बाप परेशान हो रहे होते हैं और बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा नहीं मिलता है तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सारे एक साथ मिलकर बच्चे को ढूंढने लगते हैं। तो नेक्स्ट डे वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाते हैं, पुलिस को पूरी बात समझाते हैं, बताते हैं कि कल बच्चा 23 जनवरी को हमारा बच्चा खेलने गया था और 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक घर लौट के नहीं आया है। तो हमें शक है कि बच्चा या तो किसी मुसीबत में है या उसकी किडनैपिंग हो गई है। तो पुलिस उस एफआईआर दर्ज कर लेती है लेकिन उस पर कुछ प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाता है। पुलिस जो उनके पिता थे, कुलदीप के पिता थे, कुलदीप 9 साल का बच्चा था, उनके पिता एक किराने की शॉप करते थे जिनका नाम गब्बर था। गब्बर एक किराने की शॉप चलाते थे और अच्छा खासा परिवार था, हंसता खेलता परिवार था उनका, और वो अच्छे से अपने परिवार को, बच्चों को पढ़ा रहे थे। कुलदीप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता था और अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जब जहाँ पे खुशहाली होती है वहीं पे कुछ दुश्मन भी होते हैं जो बिन बुलाए आ जाते हैं हमारे परिवार में, हमारी लाइफ में और इंटरफेयर करते हैं। तो कुछ ऐसा ही कुलदीप के साथ हुआ, गब्बर के साथ हुआ। गब्बर पुलिस के ऊपर काफ़ी दिन बीत गए थे। गब्बर अब विश्वास खो रहा था, धीरे धीरे पुलिस के ऊपर से विश्वास खो रहा था। तो खुद गब्बर ने कुलदीप को ढूंढने का जिम्मा उठा लिया कि मैं खुद ही पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ और मैं कुलदीप को, अपने बेटे को ढूंढ के लाऊंगा। तो एक दिन जब सब पूरे जो भी उनके फ्रेंड्स होते हैं, गांव में, कॉलोनी में, पड़ोस के जो लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है। सारे इकट्ठा होके इस टॉपिक पे बात करते हैं कि कैसे कुलदीप को ढूंढा जाए। तो हर परिवार में थोड़ा बहुत पैसा तो होता ही है, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम एक पर्चा छपवाते हैं जिसमें हम कुलदीप की सूचना देने वाले को 5 लाख रुपया का इनाम देंगे। ठीक है। तो कुलदीप के पिता गब्बर एक पोस्टर छपवाते हैं जिसमें बच्चे की एक बड़ी सी फोटो लगी होती है और नीचे 5 लाख रुपए का इनाम लिखा होता है जो वो उस बंदे को देंगे जो कुलदीप का पता बता देगा, कुलदीप को ढूंढने में उनकी हेल्प करेगा। तो अब काफ़ी दिन बीत चुके थे। तो एक दिन 5 फरवरी को एक आधी रात में एक मतलब कोई फेंक जाता है उनके आंगन में, एक चिट्ठी फेंक जाता है, एक कागज़ में लिखा हुई चिट्ठी फेंक जाता है। उसमें 35 लाख रुपए की डिमांड की गई होती है कुलदीप के पिता से कि आप 35 लाख रुपए लेके आइए और अपना बच्चा वापस ले जाइए। ठीक है। 35 लाख रुपए से, या पुलिस को वो जो कि हर किडनैपर की कहानी रहती है कि पुलिस को बताया तो हम बच्चे को मार देंगे, ये है वो है, वो सब उस खत में लिखा हुआ था, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। अब थोड़ा सा उनको शक हुआ कि चलो ठीक है, एक उम्मीद तो दिखी, सोशल मीडिया पे डाला था उससे एक उम्मीद मिली, जो पोस्टर छपाए थे एक उम्मीद दिखी थी पूरे परिवार को। तो जो किडनैपर्स थे उन्होंने पास के किसी एक गांव में एक शीशम का पेड़ था, उसमें बैग में भरे
पैसे जो जो थे 35 लाख रुपए उसमें लटकाने के लिए कहा था। तो कुलदीप के पिता वहाँ जाते हैं, पैसे तो होते नहीं इतने उनके पास, तो वो वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बताई हुई जगह पे कोई नहीं आता है। अच्छा, फिर 3-4 दिन बीत जाते हैं। 9 फरवरी को एक और चिट्ठी उनके आंगन में मिलती है। जैसे ही कुलदीप के पिता सुबह उठ के मतलब बाहर आंगन में आते तो उनको एक और चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी के साथ साथ में एक लिफाफा होता है, पॉलीथीन होता है, उसमें कुछ पोटली बना के कुछ डाला होता है उन्होंने। तो चिट्ठी खोली जाती है तो उस चिट्ठी में लिखा था कि हमें पता है कि आपके पास 35 लाख रुपए नहीं हैं और आप अपने गांव वालों से, पड़ोसियों से हेल्प लेने या रिश्तेदारों से हेल्प मांग रहे हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं आपके लिए कि 35 लाख रुपए ना देके आप 25 लाख रुपए दो और जल्दी से अपने बच्चे को लेके जाओ। और इसका एक्चुअली जब ये डिस्कशन हो रहा होता है पूरे गांव वालों में, तो ये सबसे पैसे मांगते हैं कि भाई अगर हम 35 लाख रुपए दे भी दें तो कैसे विश्वास हो कि जो बंदा हमें खत लिख रहा है या चिट्ठी लिख रहा है वो जेन्युइन है भी या फेक है, या सिर्फ सोशल मीडिया पे या पर्चे पे पढ़ के 5 लाख रुपए के लिए हमें कांटेक्ट कर रहा है। तो ये सब बातें चल रही थी। तो सेकंड खत मिलता है, उसमें ये सारे बातें उन्होंने अपनी तरफ से लिख दी थी कि हमें पता है कि आपके पास 35 लाख रुपए नहीं है और निशानी के तौर पर हम ये पन्नी है, इसको ओपन करें, इसमें आपके बेटे की निशानी है। तो वहाँ पे एक पन्नी थी जो पोटली बना के उन्होंने फेंकी थी, गांठ मार के फेंकी थी। जब उस पन्नी को खोला जाता है तो उसमें एक सर्दियों में पहनने वाली मंकी कैप होती है जो बच्चों को अक्सर पहनाया जाता है। तो वो मंकी कैप कुलदीप की थी, जो 9 साल का बच्चा था उसकी थी। तो माँ बाप को विश्वास हो जाता है कि भाई हमारा बच्चा फिरौती के लिए ही पकड़ा गया है और किडनैप हुआ है। पर कहीं ना कहीं गब्बर के दिमाग में था कि इन लोगों को कैसे पता चला कि मेरे पास 35 लाख रुपए नहीं हैं, और दूसरी बात कि इन्हें कैसा पता चला कि हम ये सोच रहे हैं या ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये बंदे फेक हैं, ये जेन्युइन हैं जिन्होंने अपहरण किया है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी दिमाग में ये बात थी। तो अब बात 35 लाख से 25 लाख पे पहुंच गई थी, लेकिन इस बार फिर एड्रेस वही था, शीशम का पेड़ पेट्रोल पंप के सामने। आप शीशम का पेड़ थोड़ा सा आगे जाके जंगल जैसे में वहाँ पे बैग लटका दीजिए, हम वहाँ से ले लेंगे और फिर आपका बच्चा घर पहुँच जाएगा। अच्छा, ये भी बात कॉमन थी। फिर गांव वाले फिर बैठते हैं, पड़ोसी फिर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि इनको कैसे पता चला। अब थोड़ा सा उनमें भी बंदों में भी शायद डर गए होंगे या क्या था। एक चिट्ठी और मिलती है 11 तारीख को, एक चिट्ठी और मिलती है कि हमने 35 से 10 लाख कर दिया, हमें पता है आपके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन आपको एनी हाउ देना पड़ेगा, कैसे भी आपको देना पड़ेगा। तो और वही जगह फिर से तीसरी बार वही जगह थी, शीशम पेट्रोल पंप के सामने एक जंगल है, उसमें शीशम का पेड़ है, उसमें आप बैग को लटका दीजिए और घर चले जाइए, आपका बेटा घर पे आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका बेटे की जिम्मेवारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं उनको शक हुआ कि यार ये शीशम का पेड़, ये पेट्रोल पंप, एक बार जाके देखा जाए फिर से। वो फिर वहाँ पे विजिट करने गए, देखा कि बातचीत की लोगों से, तो पता चला कि उनका थोड़ा सा शक हुआ उनको कि अगर हमारे गांव का कोई होता किडनैपर तो वो इतने दूर इस गांव में पैसे देने नहीं बुलाता, वो किसी आसपास में ऐसी जगह पे बुलाता जिसके बारे में वो अच्छी तरह से जानता हो। तो हो ना हो जो गांव इस जंगल के पास में है, इस शीशम के पेड़ के पास में है, उनमें से ही कोई बंदा है जो किडनैपर है। तो वो अपना मुंह ढक के, मास्क तो लगा ही था, कोरोना काल था, तो वो भी बहुत हेल्प कर रहा था उनकी। तो वो मतलब मुंह मार ढके, गमछे से अपने ढके 1-2 गांव में भी चले गए। लास्ट में वो एक सिरिंधी गांव में पहुंचते हैं। वहाँ पे वो अलग अलग लोगों से बात करते हैं कि इस गांव के में कितने लोग हैं, और कुछ ऐसा बहाना लगाते हैं कि वो कोरोना काल के कुछ लिस्ट बना रहे हैं कि कितनों को कोरोना है, कुछ इस तरह का सिनेरियो उन्होंने क्रिएट किया था। तो बहुत लोगों से बात करने के बाद एक इंसान बताते हैं कि इस नाम का एक लड़का है, आशु नाम का एक लड़का है जो इस गांव के बाहर रहता था,
और जब उनसे पूछा कि क्या इस जो गब्बर का गांव था कि इस गांव में रहता था, तो उन्होंने बोला हाँ इसी गांव में रहता था। अब उनको थोड़ा सा वो वापस आ गए और आशु के बारे में उनको और डिटेल निकालनी थी, तो वो अपने गांव में पता करने लगे कि ये आशु कौन है, कहाँ रहता है और क्या काम करता है। तो काफ़ी छानबीन करने के बाद उनको पता चला कि आशु वहाँ पे किराए पे रहता था उनके गांव में, पास में ही किसी गली में उसने रेंट पे एक रूम ले रखा था और गाड़ियाँ प्रोवाइड करता था, टैक्सी प्रोवाइड करवाता था लोगों को, ठीक है। तो इस तरह का वो काम करता था। अच्छा, अब जहाँ पे वो रहता था वहाँ से उसका एड्रेस मिल गया। अब गब्बर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ प्लान बनाया उसके घर जाने का, और वो अपना मुंह मार ढक के मास्क लगा के आशु के घर उस सिंधी गांव में पहुंच जाते हैं। वो आशु से बात करते हैं कि हमें टैक्सी चाहिए, हमें किराए पे टैक्सी चाहिए और हमें कहीं जाना है और अर्जेंट जाना है। तो आशु को कुछ ना कुछ डाउट होता है, वो थोड़ा सा डर जाता है कि 3-4 लोग वो भी रात में मुंह ढके हुए मेरे घर आते हैं, वो भी टैक्सी मांगने। तो वो बोलता है नहीं, गाड़ी तो नहीं है, आप एक काम करिए ऑटो स्टैंड चले जाइए या टैक्सी स्टैंड चले जाइए, वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप वहाँ से हायर कर सकते हो। तो वो वापस आ जाते हैं, छुप छुपा के वापस आते हैं। आशु उनकी थोड़ी दूरी तक उन पे नज़र रखता है कि ये सच में चले गए हैं या फिर कहीं रुके हुए हैं। तो वो देख लेते हैं कि आशु अब पीछे हट चुका है रास्ते से और वापस अपने घर जा चुका है, उनका पीछा नहीं कर रहा है। वो दूसरे रास्ते से छुप छुपा के दूसरे रास्ते से आशु के घर में पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वेट करने लगते हैं। तो आशु अपने घर से बाहर आता है, फ़ोन पे किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा होता है। काफ़ी फ़ोन कॉल करने के बाद एक कॉल कोई सामने से कोई बंदा फ़ोन उठा लेता है। तो आशु कहता है कि कुछ बंदे आए थे मेरे घर पे, कुछ बंदे आए थे और जिनके मतलब मुंह ढके हुए थे और पर मैंने उनको कुछ बताया नहीं। अब गब्बर को और जो उसके साथ दोस्त थे उनको कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि अगर ये किसी से नॉर्मल बात कर रहा था कि हाँ कोई आया था और टैक्सी मांग रहा था, मैंने मना कर दिया, तो नॉर्मल सी बात थी, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन ये कहना कि कोई लोग आए थे मुंह ढके हुए थे और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, कहीं ना कहीं शक की बात थी। तो यहाँ तक तो उन्होंने छानबीन कर ली थी कि और डाउट अब उनका यकीन में बदल चुका था, शक जो था उनका। तो अब उनके पास पावर नहीं थी कि उसको पकड़ें, उसको मारें पीटें, है ना, अपने हिरासत में लें, सच उगलवाएं। तो वो उसी टाइम पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में वो पूरी बात बताते हैं कि ऐसी सी बात है और हमने ये पता लगाया और इस तरह का बंदा है आशु और इस गांव से है, आप उसको एक बार अपनी हिरासत में लेंगे तो वो थोड़ा सा सख्ताई से पूछेंगे तो वो सब उगल देगा। हुआ भी यही। पुलिस के उनके लाख कहने के बाद पुलिस को लगा कि यार केस तो रिजॉल्व हो ही जाएगा, अब तो एक वो हमारे खाते में आ जाएगा, हमारी भी एक सक्सेस रेट इंक्रीज़ हो जाएगी इस केस को लेके। तो पुलिस उनके रिक्वेस्ट करने पे आशु को गिरफ्तार कर लेती हैं और थोड़ा सा सख्ताई से पूछती है। स्टार्टिंग में तो वो मना करता है कि मैं किसी को नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा सख्ताई करते हैं तो वो सच उगल देता है। सच उगलता है कि हाँ हमने ही किडनैप किया था 23 जैन को 2022 में और उसी दिन हमने बच्चे को मार दिया था। और मारने के बाद उसी शीशम का पेड़ जहाँ पे वो पैसे का भरा बैग लटकाने की बात कर रहे थे, वही पास में उसको जंगल में दफना दिया था। तो उसने 2 लोगों का और नाम लिया। एक उसमें से गब्बर का पड़ोसी था, मुकेश नहीं, कुछ और नाम था, नाम मैं भूल रहा हूँ थर्ड का। और तीसरा था मुकेश, जो गब्बर के घर में रेंट पे रहता था और वो थोड़ा सा बदमाश टाइप लड़का था। तो जो बदमाश था मुकेश, एक्चुअली वो भी कहीं ना कहीं गब्बर से दुश्मनी रखता था क्योंकि वो गब्बर का किराएदार था और उसकी एक लौती बहन थी और उसके लिए रिश्ता आया हुआ था लड़की के लिए, उसकी बहन के लिए। तो अक्सर
पूछताछ करते हैं आजकल रिश्ता करने से पहले, लड़की वाले भी लड़के वाले भी। तो लड़के वालों ने लड़की के बारे में भी पूछताछ की, उसके भाई के बारे में भी पूछताछ की कि किस तरह की फैमिली है, किस तरह के लोग हैं। तो गब्बर बोलते हैं कि सच बोलने वाले इंसानों में से था। तो उन्होंने सच बताया कि लड़का सही नहीं है और इस तरह की फैमिली में अपने लड़के की शादी करना मतलब आपके लिए सही नहीं है, आपकी जैसी फैमिली के लिए सही नहीं है। तो वो रिश्ता टूट जाता है, लड़की का रिश्ता, मुकेश की बहन का रिश्ता टूट जाता है और मुकेश की बहन सुसाइड कर लेती है। तो मुकेश की दुश्मनी यहाँ से पनपती है गब्बर के साथ। और जो दूसरा लड़का था, राजू शायद उनका नाम था, वो पड़ोसी थे। तो वो एक बार गब्बर सूखदार इंसान था अपने मोहल्ले में, पैसे वाला आदमी था, तो इज्जत भी काफ़ी थी। अब जो राजू थे वो चोरी करने के मामले से उनके घर में घुस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। अब लोग उनको पकड़ते हैं, पीटते हैं, जूतों से पीटते हैं। और आगरा की ये बात है, तो यहाँ पे जो पंचायत फैसले लेती हैं, उन्होंने फैसला लिया कि इसको गांव से निकाल दिया जाए और राजू को गांव से निकाल देते हैं। राजू फिर अपनी बहन के पास चला जाता है और जब से वो 6-7 महीने बाद वापस आता है तो गली मोहल्ले के बच्चे भी उसको चोर चोर कहते हैं और गब्बर भी उसको चोर बोलता है। जितने भी वहाँ पे लोग थे सारे उसको चोर चोर कह के पुकारने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी दुश्मनी, राजू के साथ भी दुश्मनी हो गई थी गब्बर की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये इन दोनों की दुश्मनी थी। तो एक दिन ये दोनों दोस्त भी थे, तो दोस्त बन चुके थे। तो ये आशू के रूम में जो टैक्सी रेंट पे देता था, ये तीनों फ्रेंड थे। आशू के पास बैठ के शराब पी रहे होते हैं और ऐसी शराब पीते पीते बात चलती है कि इस तरह से हमारी दुश्मनी है गब्बर के साथ और इसको एक बार सबक सिखाना है। तो आशू भी उनकी बातों में आ जाता है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं था गब्बर के साथ, ना गब्बर के बेटे कुलदीप के साथ। वो जब 23 जैन को बच्चे को उठा लेते हैं और मार के जंगल में खड्डा खोद के उसको दफना देते हैं। अब जब फात आई इसकी खत की, तो उन्होंने मार तो पहले दिन दिया था जिस दिन उठाया था, लेकिन जब उनको फ़ायदा दिखा कि हाँ ठीक है, दुश्मनी हमने ले ली है, बदला हमने ले लिया अपनी बहन का, अपने बेइज्जती का, और अब पैसे भी मिल सकते हैं, तो उन्होंने 5 का 35 कर दिया, 35 का फिर 25 कर दिया। तो इस तरह से मतलब, और इस बीच में क्या हुआ, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे पॉलिटिक्स की और पॉलिटिशियंस की या इलेक्शन की, तो 2022 का ये केस था और उस टाइम यूपी में 7-8 उसमें चुनाव चल रहे थे स्टेजेस में। तो जितनी भी ये पुलिस थी उसको हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आते हैं कि आपको ये इलेक्शंस हैं और इस तरह से अपनी ड्यूटी डिवाइड करनी है और आपको इलेक्शन ड्यूटीज़ करनी है और इलेक्शन ड्यूटीज़ में मतलब अपनी अवेबिलिटी बना के रखनी है। तो पुलिस उस केस से हटके, कुलदीप के केस से हटके इलेक्शंस ड्यूटी में लग जाती है, जिसे लोग काफ़ी जो लोकल थे, उस गांव के लोग थे, मोहल्ले के लोग थे, वो पुलिस से कहीं बहुत खफा हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं और पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। जब पुलिस को लगता है कि अब तो केस रिजॉल्व हो गया है, बाप ने खुद जासूस बन के जासूसी करके सारी डिटेल निकाल ली है, तो मलाई हम ही खाएंगे, दूध पक चुका है ना, उबल चुका है, तो मलाई जमी है तो हम खा लेते हैं। तो उन्होंने हेल्प करी इस तरह से। मतलब अब ये नहीं बोल सकते कि पुलिस ने लेट कर दिया, पर कि अगर वो जल्दी काम करते तो वो बच्चा मिल जाता, क्योंकि बच्चा तो पहले दिन ही मार दिया गया था। और ये फिरौती के लिए तो किडनैपिंग हुई नहीं थी, ये मर्डर के लिए और बदले की भावना से किडनैपिंग हुई थी। तो पर ये हो सकता था कि अपना टाइम मतलब जो गब्बर थे या उनके परिवार ने जो सहा, वो एक कम समय तक सहन कर पाते और जल्दी से उनको ये पता चल जाता कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि एक साइड किनारा हो जाना, इस पार या उस पार, कब थोड़ा सा दिल में रहता है कि ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की कुछ
इन्फॉर्मेशन होती है, इस तरह की कोई घटना घटित होती है और जिसमें ना इस साइड का ना उस साइड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो पूरा परिवार बहुत परेशानी में रहता है। रात को सो नहीं पाता है, खाना नहीं खा पाता है। जो इंसान के आने जाने का दुख है वो तो पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, लेकिन ये टाइम बच सकता था अगर पुलिस पॉलिटिक्स के साथ साथ, इलेक्शन के साथ साथ, पॉलिटिशियंस के साथ साथ इस केस पे भी एक टीम को लगा के रखती। तो एक पिता जासूस बना अपने बेटे को खोजने के लिए, ढूंढ भी लिया, खोज भी लिया, लेकिन बच्चा मिला नहीं। बच्चा उसी दिन मार दिया गया था जिस दिन उसकी किडनैपिंग हुई थी। तो ये था कुलदीप और गब्बर का केस आगरा का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ और नए क्राइम के साथ। तब तक बाय।